इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। एसआईआर का विरोध अब संसद से लेकर सड़क पर उतर चुका है। आपको ये कहानी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और मात्र 500 मीटर पहले, मतलब ईसी के कार्यालय के 500 मीटर पहले क्या दृश्य रहा, पहले जरा आपको वो दिखाते हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से आज विपक्षी नेताओं को रोका गया। पहले में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता यानी अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आ रहे हैं, कूदते हुए उससे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी बैठी हुई हैं तमाम महिला सांसदों के साथ और विपक्षी तमाम नेताओं को साथ में लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये तमाम तस्वीरें और विजुअल्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ संसद के बाहर और किस तरीके से और कितने जोरदार तरीके से एसआईआर का विरोध यानी कि राहुल गांधी का जो बॉम्ब है वो फटा है। इसके बाद अब ट्विस्ट ये आ गया कि ईसी पे विरोध करने के बाद इन सभी सांसदों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, सबको एक साथ अरेस्ट कर लिया गया। मतलब कि सबको एक साथ एक गाड़ी में बंद, एक बस में बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से इन्हें एक जगह पर डाल दिया गया है। बीच में यह भी देखा गया है कि कई महिला सांसदों की तबीयत खराब हो गई, किन्हीं को चोट आ गई और तब भी ये प्रदर्शन नहीं रुका। ये जोरदार जो आक्रोश है एसआईआर को लेकर, संसद से सड़क तक का जो बवाल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक अलग ही तरीके से ये जो विरोध है ये अपनी दिशा बदलती नजर आ रही है। आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, राहुल गांधी कितने जोश में और किस तरीके से वो तमाम नेताओं के साथ खड़े हैं, खुद भी खड़े हैं और लगातार सबको सपोर्ट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई नेता सामने आए और सबने हिम्मत नहीं हारी। गर्मी में खासकर महिला सांसदों ने बैरिकेडिंग फाड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही नहीं, उनके साथ साथ महुआ मोइत्रा और कई सांसद ऐसे थे जो बैरिकेडिंग फाड़कर ये विरोध कर रहे थे। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी कि आज का विरोध प्रदर्शन, आज जो एसआईआर पर हुआ है, आज जो बॉम्ब फाड़ा है राहुल गांधी ने, उस पर उसका परिणाम अब आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। हमने दिखा दिया कि किस तरीके से आज पूरे दिन ये विजुअल्स चले हैं कि कितना जोरदार प्रदर्शन किया गया है आज, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को और तमाम नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक प्रक्रिया के तहत होना था, लेकिन जिस प्रतीकात्मकता की आप बात कर रही थी और जिस तस्वीर को हम लोगों ने इस वक्त देखा जी, ये तमाम तस्वीरें दरअसल इस बात की तस्दीक कर गई कि विपक्ष एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आकर के एक हो चुका है जो कि शायद कई साल में या कई लंबी अवधि के बाद मिलता है विपक्ष को, जो सबों को एक कर देता है। एसआईआर का वो ऐसा मुद्दा सामने आ गया है और अपने तमाम डिफरेंसेस को भूल करके विपक्ष आज की तारीख में एक ऐसे संगठित तौर पर सरकार के खिलाफ लामबंद है जिसमें कि सरकार को जाहिर है दिक्कतें होंगी। और ये मामला जो आज आपने देखा है, इस तरह के ऊर्जा को अगर आप ट्रांसलेट होते देखें सड़कों पर, क्योंकि ये जितने भी लोग आप देख रही हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई सामान्य लोग हैं नहीं। बिल्कुल, ये सब के सब जो हैं वो सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, यानी कि इनकी अपनी फॉलोइंग है, इनके अपने समर्थक हैं, अपने इनकी पार्टियां हैं, पार्टी स्ट्रक्चर है। और ये संदेश जो कि आज संसद के बाहर सड़क पर जिस तरह से खींचातानी मची और सांसदों को रोका गया, ये वहाँ भी जा रहा होगा जहाँ जहाँ के ये लोग हैं और भारत के अलग अलग इलाकों से आते हैं, और वहाँ भी ये मामला आप ये समझिए कि पहुँचकर वहाँ भी उस आंदोलन का रूप लेगा जिसे क्रिएट करना राहुल गांधी चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा सुबह सुबह के मकर द्वार है संसद के भीतर, वहीं पर तमाम सांसद जमा होने लगे और मैंने देखा कि एकता है और साथ ही साथ अपने आप को
रजिस्टर करने की भी एक कोशिश थी। सफ़ेद टोपी पहने हुए थे कांग्रेस के तमाम सांसद, लाल टोपी पहन करके, जैसा कि हमेशा होता है तमाम सांसद समाजवादी पार्टी के आ गए। हालांकि आमतौर पर केवल अखिलेश यादव हमेशा लाल टोपी पहनते हैं, लेकिन बाकी के लोग भी आज लाल टोपी पहने हुए थे। तृणमूल कांग्रेस, जिसके भी बहुत से सांसद हैं, वो अपने लाल प्लेकार्ड के साथ और उसके ऊपर बांग्ला में अपने नारे लिख करके वो आए हुए थे। और सब के सब इस बात की तैयारी के साथ डीएमके वाले थे कि हमें चलना है साथ में और एक ऐसी एकता दिखानी है जिसको कि सरकार एक मैसेज के तौर पर ले। माध्यम क्या है? तो माध्यम इस एकता का है कि एसआईआर एक प्रक्रिया हो रही है और एसआईआर में बहुत सी गड़बड़ियां हर बीते दिन के हिसाब से विपक्ष को लगता है मिल रही हैं कि भाई एक ही घर में बहुत से एक पते पर बहुत से वोटर रजिस्टर्ड हैं, या फिर वोटर कार्ड ऐसा है जिसमें कि XYZ पिता के नाम के आगे लिखा हुआ अच्छा, है। राहुल गांधी इस बीच ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बैंगलोर सेंट्रल में ही नहीं, पूरे देश में ही गड़बड़ी चल रही है। हाँ, उसके बाद ये बात सामने आई कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट के बाद जब आप संसद से बाहर आते हैं और चुनाव आयोग वाले रास्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भवन है, और ट्रांसपोर्ट भवन और पीटीआई बिल्डिंग के सामने थोड़ी दूर पर आरबीआई का मुख्यालय है। वहाँ पर ये पूरा सिलसिला हुआ जब वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई तो सांसद वहीं पर रोक लिए गए, और जब प्रोटेस्ट चलने लगा तो ज़मीन पर बैठ गए सांसद। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से ज़मीन पे बैठे हुए हैं लोग, और प्रियंका गांधी क्या, डिम्पल यादव क्या, और तमाम सांसद सब बैठे हुए। इसके बाद जब स्थिति और भी ज़्यादा विकट होने लगी तो फिर सांसदों को डिटेन किया गया और डिटेन करके बसों में भर करके ले जाया गया, और पास में ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन, वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर बाहर कुर्सियाँ लगा दी गई। तमाम सांसद वहाँ बैठ गए, और उस वक़्त जब वहाँ पर वो बैठे हुए थे वो नज़ारा अपने आप में बहुत ही दिलचस्प था कि देश के इतने प्रतिष्ठित लोग एक साथ एक थाने में डिटेन किए गए हैं। ये आमतौर पर तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ से निकलने पर जो बात आप कह रही हैं, राहुल गांधी ने फिर सीधे संसद का रुख किया और सीधे फिर वापस वो संसद चले आए, और संसद में उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है एक बार हम लोग सुनवा दें ये बात। बिल्कुल। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। और देखिए ये बात जो उन्होंने कही है वो केवल उस बम के बारे में नहीं कह रहे हैं जो फट चुका है। बिल्कुल। जैसे वो महादेवपुरा के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के बारे में उन्होंने बताया कि 1,02,000 फर्जी वोट थे, जबकि वहाँ हार और जीत 30,000 से हुई थी। मामला उससे भी आगे है। अब वो ये कह रहे हैं मुस्कान कि ऐसी घटना जो कि महादेवपुरा में हुई है, ये देश में कई जगहों पर हुई है, ये देश में कई जगहों पर हुई है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये देश में कई जगहों पर हुई है तो क्या कांग्रेस के हिसाब से गड़बड़ी से कई जगहों पर जीत हार हुई है? और अगर ऐसा हुआ है तो साबित कैसे होगा? तो राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि मैं बाहर लाऊंगा, और ये बॉम्ब डेटा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, फटेगा, डेटा फटेगा, ये कह रहे हैं। उन्होंने डेटा को एटम बॉम्ब सदृश मान लिया है और डेटा फटेगा। और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दरअसल रोकने की कोशिश कर रहा है, इन बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक सीधी लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ विपक्षी दलों की यहाँ ठन गई है। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है
इस बात को साबित करना कि वो इस पूरे मामले में निर्दोष है। जब तक कि कोई बड़ा कदम वो नहीं लेता है, छोटे मोटे नोटिस दे देना, ये डेटा आपने गलत किया, आप शपथ दीजिए। हाँ, अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कि आप शपथ दीजिए, तो ये क्या मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन जी कमीशन? हाँ, बिल्कुल। आप ये समझिए कि आपके सामने कुछ तथ्य रखे गए और वो तथ्य जो गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने रखे थे, वो उन्हीं के डेटा के आधार पर है। आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मेरे अपने डेटा नहीं थे, ये डेटा आपके डेटा है। आपकी डेटा से हमने कुछ इन्फरेंसेस निकाली हैं, कुछ बातें सामने रखी है लोगों के। XYZ किसके पिता का नाम होता है, या ये जो 0 हाउस नंबर 0000 ये कहाँ मिलता है, किस तरह का एड्रेस है ये। तो इस तरह की बातें अगर उन्होंने सामने रखी है तो आप उसे एड्रेस कीजिए, आप वो बताइए कि वो कैसे हो गया। आप ये ना करिए कि ये जो आपने कही है तो आप शपथ दीजिए कि ये आपने सही कही है। सही कही या गलत कही, ये कहने वाला कह रहा है कि आपके डेटा के आधार पर कही है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन है। अब आपको मैं एक कहानी बताता हूं। जब इलेक्शन कमीशन को आज ये पता थी कि वो लोग आएंगे, मुलाकात करना चाहते हैं और हमारे यहाँ आएंगे, तमाम सांसद 300 सांसद जमा हो गए हैं, वो सब आएंगे। चिट्ठी लिख दी गई थी कांग्रेस की तरफ से कि हमें भाई मुलाकात का समय दिया जाए, हम आना चाहते हैं। 11:30 बजे का टाइम मुकर्रर था पार्लियामेंट में। हम रिपोर्टर्स को बता दिया गया था कि यहाँ से ये लोग प्रस्थान करेंगे। तो 11 बजे एक चिट्ठी भेजी गई जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मीडिया के प्रभारी हैं, उनको, कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चिट्ठी आई थी। कहा था कि आप 12 बजे आइए और 30 सांसदों को लेकर के आइए, 30 MPs को लेकर के आइए, हम आपसे बात करेंगे, आपका हम ज्ञापन ले लेंगे। अब आप सोचिए कि जिन्हें आप 12 बजे बुला रहे हैं, उन्हें आप 11 बजे खत भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वेरी वेल नोइंग द फैक्ट कि ये जो 30 आप आंकड़ा निर्धारित कर रहे हैं, 30 तो करीब करीब दल हैं वहां। बिल्कुल। तो कांग्रेस वाले कितने जाएंगे, सपा वाले कितने जाएंगे, तृणमूल वाले कितने जाएंगे, DMK वाले कितने जाएंगे, ये कौन तय करेगा, कब तय होगा? और 12 बजे वो पहुंच भी जाएं, ये कहां से संभव है? यानी कि आपके मन में ये मुलाकात करने की बात थी ही नहीं, आप बस यूं ही अपनी बात कह देना चाहते थे जो आपने कह दिया। और बात देखिए वही नहीं रुकी, उसके बाद से जब ये लोग चल पड़े तो फिर होने को तो ये हो ही सकता था कि आप आइए, सब लोग चले आइए और मुलाकात कीजिए। वहाँ पर चुनाव आयोग के भीतर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिसमें कि कई बार पत्रकारों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो होते हैं बहुत से पत्रकार पहुंचते हैं, तो बड़ा वो उनके पास हॉल है, तो सब लोगों को बिठा लेते। मेरे ख्याल से जो सांसदों की संख्या थी वो 200 से 300 के बीच में कहीं पर थी। तो 200 आदमियों का हॉल जाहिर है कि वहाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बैठाकर मुलाकात कर सकते थे, बात कर सकते थे, क्योंकि इन नेताओं का ये कहना था, मुस्कान, कि हम सब सांसद हैं और हमारे क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं, ये हम ही तो कहेंगे ना। तो 30 आदमी कैसे चले जाएं? वो 30 आदमी तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे, बाकियों का क्या? बाकियों का क्या? वो तो हम कहेंगे ना कि मेरे क्षेत्र में भी है, फला कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में भी है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि एक ही सांसद सबकी बात कर ले, ये संभव नहीं है। लिहाजा वो चाहते थे लेकिन उन्होंने बस पुलिस लगा दी। पुलिस लगाने के बाद फिर मामला और बढ़ गया और आज वो तस्वीर दिखी जो आप शुरू में कह रही थी कि ये मामला अभी तक संसद के भीतर प्रोटेस्ट के तौर पर, मकर द्वार पर प्रोटेस्ट के तौर पर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब ये सड़कों पर चला गया। और सड़कों पर जब ये पहुंचता है मामला, जिसमें कि 300 सांसद हैं, जिसमें कि 200 से 300 के बीच कहीं पे सांसद हैं, जिसमें कि तमाम वो बड़े नेता जो कि राजनीतिक पार्टियों के हेड हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये राज्यों में फैल जाए। और राज्यों में जबकि SIR पहुंचने वाला है तो इसमें और भी ज़्यादा संभावना है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी, करते हुए दिखनी पड़ेंगी, जो उसे ये साबित करे कि वो पक्षपात नहीं करता है, वो गड़बड़ी नहीं करता है।
और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर ये अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। और जाहिर है ये तमाम नेता जो आपको आज सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये विपक्षी दल है, ये चुनाव लड़ते हैं, ये इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। और कहेंगे कि अपने लोगों से कि देखिए आपका वोट चोरी हो रहा है, हम दिल्ली तक लड़े हैं, अब आप हमें वोट करिए। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है, क्यों अपने आप को परिभाषित नहीं कर पा रहा है, ये समझ से परे। अब यही संसद से सड़क तक का जो बवाल है वो 17 को कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखने वाला है, तब क्या होगा? मुस्कान, 17 तो तारीख आएगी, लेकिन उसके पहले 12 तारीख आ जाएगी, यानी कि मंगलवार का दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है सुनवाई के लिए लगा हुआ। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 65 लाख नाम जो आपने काट दिए बिहार में, तो उसकी डिटेल कि किसके नाम काटे गए, कौन कौन वो लोग हैं, वो आप जमा करा दीजिए, क्योंकि भाई आपने काटे हैं तो आपको तो पता होगा ना। बिल्कुल। तो आपने शनिवार तक का उनको समय था, यानी कि जो बीत गया शनिवार, उस दिन तक का समय था कि वो जमा करा दे। उस दिन उन्होंने क्या जमा कराया? एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था कि हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं इस तरह के आंकड़े आपको देने के, और हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसके नाम काटे हैं, राजनीतिक दलों को हमने मुहैया करा दिया है। मतलब 65 लाख वोट काटेंगे, नाम नहीं बताएंगे। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर और भी ज़्यादा एक सवालों के सवाल और संदेह तमाम ओढ़ खुद ही दिए, खड़े कर दिए, खुद ही। तो ये कल अब देखना ये है कि सुनवाई में क्या होता है। मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती है, उसके बाद ये मामला फिर बिहार पहुंचता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इसमें लीड लेने की जो कोशिश की है, वो बताना चाहती है, वो एक सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर डिनर मीटिंग बुलाई, और सोमवार को भी आज खरगे उन्होंने भी एक डिनर मीटिंग बुलाई है, और तमाम वहाँ पर नेता जमा हो रहे हैं विपक्ष के। तो एक गोलबंदी मैं देख पा रहा हूँ विपक्ष की इस मामले पर, सबों को ये मामला छूता है, इसीलिए गोलबंदी हो रही है। और इसे हैंडल अगर तरीके से नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तो जाहिर है कि ये नुकसान जो है वो होगा भारतीय जनता पार्टी को। और इसी ध्येय से 17 तारीख को बिहार में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी उतरने वाले हैं। वो घूम घूम करके विभिन्न मुख्यालयों में, विभिन्न प्रमंडलों में इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि आपका वोट जो है वो दरअसल सरकारें तय नहीं करता है। सरकार तो इलेक्शन कमीशन अपने मन से तय कर देती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा या आप नहीं तय करते हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन तय कर देती है। और इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा ये मौका दे रही है, और लोगों को भी शायद कहीं ना कहीं इतने विरोध प्रदर्शन के बाद तो दिखेगा ही कि इतना तो कोई नहीं झेलेगा। ये जो विपक्षी नेता है तमाम, उन्हें जेल में बंद कर देना या महिला सांसदों की तबीयत खराब होना, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तब तो जनता को दिखेगा कि क्या चीजें चल रही हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चुनाव पर असर डालेगा। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला ही है। हाँ, ये तो अब बिहार में खास तौर पर इस पर तो बहुत तेज चर्चा शुरू हो ही चुकी है, बातचीत हो ही रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि जो सबूत राहुल गांधी दे रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जो जवाब है माकूल उसको देने की बजाय उनसे शपथ मांगा जा रहा है, चीजें घुमाई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि शकुन रानी से हमने बात किया, शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं किया था, उन्होंने कहा कि हम 1 बार वोट किए थे। कल एक आया है, तो आपने कैसे कह दिया शकुन रानी, आप दस्तावेज जमा करिए, और आपके पास दस्तावेज हो तो फिर हम जांच करेंगे, नहीं तो माफ़ी मांगिए। अब इस तरह की बातें तो राहुल गांधी ने फिर वो 30,000 पन्ने जारी कर दिए। वो मैं तो कहूँगा आप दिखाइए वो 30,000 पन्ने, जैसे 7 फीट का आपने दिखाया था, उसी प्रकार 30,000 पन्ने उन्होंने जारी कर दिए कि देखिए ये फर्जी वोट हैं, कहीं पे इनवैलिड एड्रेस है, कहीं पर 000 लिखा हुआ है, कहीं पर फादर्स नेम XYZ लिखा हुआ है। इन 30,000 का क्या, ये महादेवपुरा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 30,000 और 10,000 40,000 वोट हैं। तो इन 40,000 वोट, 32,000 पर तो हार जीत हो गई और 40,000 गड़बड़ वोट निकल गए। तो ये तो बताएंगे आप, वरना नहीं अगर बताएंगे तो अपने ऊपर शक और बढ़ाएंगे आप। तो ये तमाशा दरअसल इलेक्शन कमीशन ने एक परेशानी का सबब बन करके तैयार कर लिया है अपने आसपास, और ये
एक टकराव की स्थिति हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि जो तमाम मुद्दे होते हैं, महंगाई, रोजगार वगैरह वगैरह, वो सब दरकिनार हो गए। और अगर कोई मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा है, जिसमें कि ओपोजिशन को लगता है कि सत्तापक्ष को कॉर्नर करने का उसे अवसर मिला है, तो वो मुद्दा है SIR का। और ये सीधे हर व्यक्ति के वोट से जाकर जुड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के बक्सर में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो जीवित हूं और मेरा वोट काट दिया है। बिहार में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ही जगह पे कई सौ वोट रजिस्टर कर दिए गए हैं। तो एक जगह इतनी गड़बड़ियाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि 1 महीने का वक्त है, इसमें सही कर दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें सही कर दी जाएंगी। पर यही बात तो कही जा रही है ना कि आप इस बात को मानिए कि गड़बड़ियाँ थीं, और गड़बड़ियाँ महादेवपुरा बेंगलोर में भी थीं। और अगर गड़बड़ियाँ थीं तो फिर जो नतीजे 2024 लोकसभा के थे, वो क्या गड़बड़ियों वाले नतीजे थे? क्योंकि बात अगर मान लेंगे, इलेक्शन कमीशन वाले तब भी फंसेंगे, न माने फिर भी तब भी फंसेंगे। अब इसमें सवाल यह है कि सरकार को, और खासकर बात करें PM मोदी को, कितने चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं इस सारे विरोध के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मैस्कॉट हैं। आप एक नेता हैं उनके, निशिकांत दुबे, वो कह रहे थे कि -PM हम तो 150 सीट पर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता हैं कि वही बहुमत की तरफ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि क्या इससे प्रभावित नहीं होती है? जाहिर है कि अटैक तो सीधे प्राइम मिनिस्टर पर, आज मैंने जितने भी नारेबाजियां सुनी हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर को ही टारगेट पर लिया जा रहा था। किसी दूसरे नेता को थोड़े ना टारगेट पर ले रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को टारगेट पर ले रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर पर यह सीधा हमला है, उनकी सरकार पर यह सीधा हमला है। और बेनिफिशियरी जो होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी जो होता है, उसको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस मामले में देश के प्रधानमंत्री सबसे आगे, और उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। वो सबसे बड़े, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लाभार्थी, नहीं हुई है तो वही उन्हीं को एक तरह से कहा जाएगा कि नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं हुई है। पर यहाँ तो इलेक्शन कमीशन इन दोनों स्थितियों के बीच कहीं खड़ा हो गया है और वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहता ही नहीं है, मुलाकात करना चाहता ही नहीं है। और अगर मुलाकात भी नहीं करेगा तो जाहिर है कि वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है, वो दरअसल सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि जो बिहार में वो कर रहा है वो सब सही जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल में भी करना। आप बिल्कुल कीजिए, SIR या इंटेंसिव रिवीजन जो है, मतदाता पुनरीक्षण तो अधिकार है आपका, लेकिन इसमें सबकी स्वीकार्यता भी है। पर अगर कोई गड़बड़ियां पॉइंट आउट की जाती हैं तो फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जवाबदेही भी तो आप हैं, जवाबदेही आपकी है। तो फिर ऐसा नहीं अगर हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि संसद तो दरअसल अब इस मामले को लेकर के बहुत आसानी से चलने वाला है नहीं। और 21 तारीख तक संसद का कार्यकाल था मानसून सत्र का, वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही मुझे लगता है संसद सत्र खत्म हो जाएगी। और ये बता भी नहीं पा रहे हैं संसद में लोग कि अगर इस मामले पर चर्चा बिहार विधानसभा में हो सकती है तो फिर संसद में क्यों नहीं हो सकता है? बार बार ये कहा जाता है कि संसद में इसलिए नहीं हो सकता कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर बिहार में कैसे हो गई चर्चा? बिल्कुल। और अगर बिहार में हुई है चर्चा तो फिर दिल्ली में संसद में भी करवाइए। तो ऐसे तमाम मामले हैं मुस्कान, जिसमें लगता है सब गड्ढम-गड्ढ हो गया है। और इस मामले पर न सत्ता पक्ष को कोई बहुत माकूल लॉजिकल जवाब मिल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को फंसा ही लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज का जो विरोध आपको देखने को मिला और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और जो भी चीजें चल रही हैं SIR को लेकर, वो और जोरदार होती हुई दिख रही हैं और लगातार इलेक्शन कमीशन पर कई सारे सवाल खड़े होते दिख रहे हैं, जिसका जवाब देने में वो कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे हैं। पहले विपक्षी नेताओं को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जेल भिजवा देना या उन पर कार्रवाई करवाना या जिस भी तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि वो
मामले को कहीं और दिखाने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा है। तो अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि अब बिहार में क्या होने वाला है। क्या यह प्रदर्शन एक और भयावह रूप लेकर आता है और सामने क्या चीजें आती हैं, इलेक्शन कमीशन अपने आप को साबित कर पाता है, नहीं कर पाता, या फिर विपक्ष अपने आप को साबित कर देगा पूरी तरीके से। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही।